फिर क्या बोलेंगे बाद में आ जाएंगे, वो आपसे बाइट करेंगे। देखिए एक मिनट, देखिए जैसे आपको विदित है पिछले कर देखिए जैसे आप लोगों को विदित है कि पिछले कर गौवंश कुछ मिले थे हमारे को, हमारा जो मानपुर देवरा और जो उत्तराखंड की बाउंड्री के बीच में जो नदी बहती है उसके बीच में मिले थे। उसके क्योंकि वो गौवंश थे और उसमें उत्तराखंड की पुलिस भी आई थी, हमारी पुलिस भी आई थी, तो हमने जॉइंट इसमें इन्वेस्टिगेशन भी की है। तो हमने अपने तौर पे इसमें एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करने के उसमें हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन में एक और सस्पेक्ट भी है जिसकी अभी पूछताछ और जिसके बारे में अभी और सूचना गैदर की जा रही है। तो फिलहाल तो ये है और बाकी इसमें हमारे जो जिस तरीके से कल लोगों ने भी प्रदर्शन किया है तो उसमें लोगों की भावनाएं, रिलीजियस भावनाएं भी बहुत आहत हुई। तो इसके तहत भी हमने 196 BNS के तहत हमने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले सेक्शन को भी ऐड किया है। तो ये तफ्तीश चल रही है और जैसे तफ्तीश पूरी होगी तो हम आपको समय समय बताते रहेंगे कि और हम किन किन लोगों को और तफ्तीश में क्या आ गया है उसके बारे में आपको बताएंगे। उत्तराखंड पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, कितने अरेस्ट किए? देखिए जैसा अभी आपने बताया उसी कंटिन्यूएशन बताऊंगा। कल जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था इसकी जानकारी मिलने के बाद शाम को एक ज्वाइंट मीटिंग भी करी गई थी कि बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही देखा जाएगा कि ऐसा इम्पोर्टेंट प्रकरण था जिसमें इस तरह से गौवंशी जो है पशुओं का जो है अवशेष मिले थे और ये बहुत दुखद भी था। साथ ही साथ इसमें जो हमारे पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात है जो एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का एक माहौल भी बन रहा था, कहीं ना कहीं से लग रहा था किसी षड्यंत्र के तहत तो नहीं हुआ। इसको देखते हुए बहुत ही गहराई तक इसमें गए और आधी रात इसमें जो भी इनपुट्स थे आपस में शेयर किए गए। तो उत्तराखंड साइड में देखा जाए हमारे सहसपुर थाना क्षेत्र में ऐसे कुछ लोग सस्पेक्टेड आए हमारे जो हमारे CCTV के कुछ कवरेज में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में से जो मूवमेंट चूँकि हमारा जो ये बॉर्डर क्षेत्र जहाँ पर मिले थे ठकराने का क्षेत्र पड़ता है जो बॉर्डर से ही लगा हुआ था। तो तत्काल इसमें जो सुसंगत धाराओं में तहरीर आई थी उसके आधार पर हमने भी मुकदमा लिख दिया था। जैसा अभी इसके आपने बताया कि इसमें धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँची थी। 195 BNS में भी किया गया, 325 जो सेक्शन है BNS की उसमें भी किया गया, साथ ही पशु क्रूरता और जो स्लॉटर एक्ट है उसमें भी किया गया। तत्काल हमारी टीम बन गई थी, हमारे SP जो ग्रामीण है उनके नेतृत्व में टीम बन गई थी। यहाँ से कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा था। इसमें 8 लोग को इसमें भी उत्तराखंड में अरेस्ट किया गया है और इनसे जो बरामदगी की गई है जो इसमें वो चापड़ जिन्होंने छिपा के रखे थे और जो अन्य जो उपकरण होते हैं अवैध कटान के जो भी है तो सब बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में भी जो इसमें मेन हमारा मास्टरमाइंड है जो इस गैंग को इस तरह से जोड़ा था, जो पहले पूर्व में भी इसके साथी रहे या अपराधों में लिप्त रहे, इस तरह के गौवंशी अधिनियमों में जेल गए, उनके साथ मिलकर एक गैंग बनाकर यहाँ के लोगों को शामिल करके इस तरह का कृत्य जो है इसके द्वारा कुछ दिनों से किया जा रहा था। और इसमें जो सादिक नाम का है इसमें 11 मुकदमे उत्तराखंड में विभिन्न इसी गौवंशी अधिनियम में और गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत है। उसका जो दूसरा साथी जो नावेद है नौशाद है ये भी इसके साथ सक्रिय रूप से शामिल था और अन्य लोगों को इसने शामिल किया था, जिनके सभी के कहीं ना कहीं 4-6 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है जो गौवंशी अधिनियमों में ही दर्ज है। तो इस तरह के घटनाक्रम में हमारे पास भी 2-3 और सस्पेक्ट आए हैं जो इनसे जुड़े हुए थे, जो अन्य जगहों पर भी इस तरह से सक्रिय रहे हैं और तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर ली गई। उनको भी अभी उस बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम बना ली है और संयुक्त रूप से अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से भी सहयोग लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः इस बात को कहूँगा जिस तरह का प्रकरण था, जिस तरह से गौवंशी अवशेष मिले थे, बहुत ही दुखद और ये था घटनाक्रम था और इसको पूरी संवेदनशीलता से हम लोग ने मिलकर इस पर विचार भी किया कि कैसे इसको तुरंत इसको सॉल्व किया जाए और कोशिश रहेगी भविष्य में इस तरह की अपराधों पर अंकुश लगे और इस तरह के जो अपराधी है उनको साफ मैसेज भी जाए कि अगर वो कहीं भी अपराध करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड में करें चाहे वो हिमाचल में करें, और अगर उनके कोई नेक्सस आपस में जुड़े हैं तो उसको जरूर से जरूर हम इसको तोड़ने में कामयाब हैं। SP साहब, प्रारंभिक जांच में क्या सामने आ रहा है? क्या तस्करी के तरीके से किया गया था या सिर्फ धार्मिक भावनाएं हाथ कर? अब देखिए इसमें धार्मिक भावनाओं का बेसिकली जिस तरह से इतने गौवंशी अवशेष मिले एक जगह पर, खास करके
13 तो हमें मिले थे, और भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि अगर पूर्व में भी इस तरह घटना कार्य करी होगी। बेसिकली टारगेट उन्हीं को करते थे, ऐसे गौवंशी जो जिनको अबेंडेंट छोड़ दिया जाता था, क्योंकि कहीं चोरी की कोई शिकायत हमारे यहाँ पर नहीं पाई गई कि कोई गौवंश चोरी हुआ और उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। तो ये माना जाता है कि इस तरह के गौवंश जो अबेंडेंट लोग छोड़ देते हैं गाँव में चरने के लिए, कहीं उस तरह से जो दूध देना बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक टारगेट जो है, इजी टारगेट जो इस तरह का अपराधी जो है वो रात को कर लेते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि शाम को ही अपना शाम अंधेरा होने पर इस तरह के टारगेट को कहीं खेतों में, जंगलों में कहीं बांध देते हैं, और देर रात्रि या प्रातः जो है जब इनको ऐसा लगता है कि आके इस तरह का इन्होंने कृत्य किया था। तो इसको सांप्रदायिक भावना भड़काने के लिए, लेकिन जिस तरह से एक जगह ये फेंके गए थे, पाए गए थे, या एक एरिया में पाए गए थे, चाहे वो दोनों बॉर्डर्स के बीच का था, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं तो भड़की हैं इससे। और क्योंकि एक आम आदमी की संवेदना जो है एक हमारे जो कहा जाएगा कि गौ से जुड़ी होती है, जो गाय माता से जुड़ी होती है, वो भी कहीं ना कहीं आहत होती है। तो इसको क्राइम के साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य हो सकता है। तो इसीलिए डेफिनेटली जो उसके साथ में बताया कि जिसमें सेक्शन 125 जो हमारी 196 जो BNS है, इसीलिए उसको लगाई गई थी कि कहीं ना कहीं उद्देश्य एक आपराधिक कृत्य करने का भी था, एक उसको मनी अर्न करने का भी था, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का भी था। कल क्योंकि माहौल यहाँ पर भी खराब रहा, क्या स्थिति थी उत्तराखंड में, क्या कोई मारपीट के मामले दर्ज हुए? नहीं, उत्तराखंड में जो अभी विकासनगर में जो हमारा थाना क्षेत्र है, वहाँ भी चूँकि मैंने बताया कि सभी की भावनाएं इससे जुड़ी रहती है, तो उस तरह का आक्रोश एक बहुत ही संयमित आक्रोश कह सकते हैं कि जहाँ पर अपनी भावनाओं को लोगों ने प्रकट किया, विभिन्न संगठनों ने प्रकट किया, आमजन ने भी प्रकट किया, और सभी की अपेक्षा और रहती है कि जो इस तरह का अपराधी है वो पकड़े भी जाएँ, साथ ही साथ भविष्य में ऐसी घटनाएं भी ना हो। तो उनका आक्रोश कहेंगे या जो भी उनका जो गुस्सा था वो लाजमी था, और इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही और घटनाओं से ज़्यादा सीरियसली लेते हुए उस पर शाम को भी बैठे और रात भी बात होती है, और आज का रिजल्ट है कि 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। मारपीट का सब मामला कहीं ना कहीं जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में पशु गोवंश की हत्या हुई है, तो इसको आप व्यापारिक एंगल से देखते हैं कि कहीं ये उत्तर प्रदेश को सप्लाई किया जाता था? देखिए, बेसिकली ज़्यादातर देखा गया है कि जब छोटे लेवल पर इस तरह का अपराध होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो आपस के ग्रुप होते हैं वो कंजम्पशन के रूप में कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए होता है। जो कोई भी अपराध अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका आर्थिक समीकरण जरूर होता है, क्योंकि सिर्फ कोई इसलिए कोई अपराध नहीं करता कि उसको एक शौक है, वो कहीं ना कहीं उसका आर्थिक ही जुड़ी होती है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ चेन है जो जहाँ पर सप्लाई भी करते थे, जहाँ पर एक सप्लाई चेन डेवलप भी हो रही थी। मैंने इसलिए बताया कि अभी हमारे यहाँ भी 3 ऐसे सस्पेक्ट इस पर नाम में है जो सप्लाई चेन में जुड़े थे, जो इस तरह के जो गौवंशी जो है ले आकर उनको कहीं सप्लाई करते थे, वो नाम आ गए। क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन है तो उनके बहुत ज़्यादा नाम उजागर करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी उपरांत हम आगे तक की चेन को भी डेवलप कर रहे हैं। कौन से राज्य से ताल्लुक किए? देखिए, हमारा जो देखा जाए जो हमारा जो एरिया जो उत्तराखंड का देखिए देहरादून का खास कर देखिए, तो हमारे जो सहारनपुर का एरिया लगा हुआ है, इधर हमारा हिमाचल से लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट इतना फ्री है, और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि जहाँ रोड्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, आदमी पैदल मार्गों से या 2 व्हीलर से भी जा सकता है। तो ये मार्ग हमारे कनेक्टेड है। बहुत सारी, मैंने शुरू में बताया, बहुत सारी रिश्तेदारियाँ जो हैं एडजॉइनिंग स्टेट के मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ रहती है, तो इतना मूवमेंट ज़्यादा फ्री रहता है कि सबको मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये चेन हमने अब डेवलप कर ली है, जैसे हमने 8 लोग को भी इसमें ट्रैक किया है, इसमें 3 नाम और आए हैं जिससे जुड़े हुए हैं, बाकी 2 लोग यहाँ से भी आए। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि और लोग भी अगर इस तरह के अवैध गतिविधियों में लिप्त और इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे पूर्व में जुड़े हों चाहे इस घटना के दौरान जुड़े हों, कुछ नाम आ गए, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई करने के बाद डेफिनेटली अगर पाया जाता है तो उनकी फिर दोनों स्टेट्स में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल उठे हैं, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी कोई चूक रही है ऐसे मामलों में? देखिए, कुछ घटनाएं होती हैं जिसको हम लगता है कि प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटना होने के बाद ही उसमें हमारा एक्शन हो पाता है। जैसे इतना बड़ा एरिया, ओपन एरिया है, चाहे आप हिमाचल के बॉर्डर एरिया को देखते हैं खुला हुआ, हमारे देहरादून अगर लगा हुआ उसका भी एरिया इतना ज़्यादा बड़ा खुला एरिया है, ये सभी जगह पेट्रोलिंग करना, नज़र रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा हम भी डिपेंडेंट होते हैं कि हमारे जो लोकल विलेजर्स हैं या हमारे जो नौकरी दंत होते हैं या गांव में जो होते हैं वो हमें सूचना दें, कोई अवैध एक्टिविटी हो रही है, गतिविधि हो रही, सूचना दें, तो डेफिनेटली हम वहाँ उसको चेक भी करते हैं, वहाँ रेड वगैरह भी करते हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं। अब चूँकि बात आई है, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, तो दोनों राज्य में हम लोग का ये निर्णय हुआ है कि इसको एक कंबाइंड रूप में भी कभी पेट्रोलिंग करी जाए,
आकस्मिक रूप में ऐसे क्षेत्र जो सुनसान से हैं जहाँ पर ऐसी अवैध एक्टिविटी की शिकायतें मिलती हैं या होने की संभावना है, तो उसको आगे एक घटना हुई है तो उसको पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। इनको जो 8 से 8 अरेस्ट किए इसको अभी को लेकर अभी आज अभी शाम को सर इनकी गिरफ्तारी के साथ कोई मांस की बरामदगी इसमें थोड़ा इनसे जो बरामद हुआ इसमें वो भी हुआ है, सारे उपकरण बरामद हुए हैं और वो हमने फोरेंसिक में इसीलिए भेज रहे हैं। जो हमें अवशेष यहाँ पर मिले थे, गौवंशीय अवशेष मिले थे और जो मांस मिला है, तो सारी चीज़ों को हम साइंटिफिकली भी उसको परीक्षण के लिए मैचिंग के लिए भेजेंगे। ये अवशेष दोनों सीमाओं में थे, हिमाचल उत्तराखंड की सीमाओं में दोनों जगह अवशेष मिले हैं। देखिए मैंने कहा कि इतना गंभीर प्रकरण था कि इसमें सीमाओं का अगर खेल में जाते तो एक ही जगह मुकदमा दर्ज होता, तो ये मान के चल रहे थे कि घटना चाहे इधर हो चाहे उधर हो, अवशेष इधर मिले चाहे उधर मिले, ये दोनों जिलों के लिए एक चैलेंज के रूप में था। इसीलिए जो भी शिकायत यहाँ पर मिली मुकदमा अपनी धाराओं में दर्ज हुआ और उत्तराखंड में भी जो देहरादून में शिकायत मिली तो मुकदमा तत्काल दर्ज हुआ। एक बड़ा मुद्दा रहा है 20 साल बाद भी उत्तराखंड हिमाचल का सीमांकन नहीं हो उसका, इस तरह के मामले को या अवैध खनन के मामले को सबसे ज्यादा देखते पुलिस दोनों साइड। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का या पुलिस के लेवल का मैटर में तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी सर अगर ये गवर्नमेंट लेवल का मैटर है दोनों राज्य सरकार के लेवल का है। हाँ, अब ये इस पर तो कमेंट करना मतलब थोड़ा आप हिमाचल के संदर्भ में तस्वीर साफ करें, क्योंकि हम हिंदू संगठन के लोग जो अभी थाने के बाहर आए थे वो यही चाह रहे हैं कि हिमाचल पुलिस ने क्या कुछ किया है और उनकी पहचान हो चुकी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उनकी पहचान। देखिए इसमें ऐसा है कि इसमें जो हमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, एक का नाम शहबाज है और दूसरे का नाम इरशाद है। सर कहाँ से बाहर से? निवासी कहाँ? मानपुर। ठीक है, शाहबाज हो इरशाद। तो इन लोगों की पहचान होगी, इन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। तो इसके अलावा भी जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन की चेन में एक और व्यक्ति है जो अभी स्टेप लगा हुआ है, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं और जल्दी हमारे गिरफ्त में आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास बेसिकली जैसे हमने कहा कि ये बातें मायने नहीं रखती थी कि गौवंश कहाँ मिले, क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं थी सारी की सारी जुड़ी, अरे है या पर बात एक ही है। तो इन्वेस्टिगेशन हम जो भी इस तरफ जो बात होती है वो उस तरफ भी इफेक्ट करती है। तो अगर हमने पीसफुल सिचुएशन रखनी है अपने एरिया में, तो दोनों हिसाब से चलना पड़ेगा, मिलकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसमें हम जो हमारा एक सस्पेक्ट है हम उसके पीछे पड़े हैं, जैसे हमारे मिलता है तो वो भी आपके सामने बता दिया। सर क्या वजह रही जो इन्होंने मानपुर देवड़ा क्षेत्र चिन्हित किया है? क्या बेसिकली वो मानपुर देवड़ा को जो जगह है ना वो बीच में है, तो बीच में है। वो ऐसा नहीं है कि किसी के एरिया में डालनी थी उन्होंने, जो भी गौवंश है किसी एरिया में फेंकने का नहीं था, वो था कि बीच में था कि जहाँ पे जो यहाँ वालों को पता लगे वहाँ पे, वहाँ वाला सोचा यहाँ का है, इस तरीके से लगा मुझे कुछ ना, इस तरीके से सेंटर में। सवाल आप दोनों से, इंटर स्टेट लेवल पे ये तीसरी तरह का क्राइम एक नया देखने में आया है, इलीगल माइनिंग प्लस इससे पहले क्रिमिनल का ट्रांसमिशन होता रहता था, अभी तीसरी समस्या आई है। अब इसके लिए भविष्य में और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि बढ़ते हुए अपराध को थोड़ा अंकुश लगाया जा सके, विजिलेंस बढ़ाया जा सके, सीमांत एरिया? देखिए तो हम जो हमारा जो विकास नगर या जसर देहरादून में है, इनके साथ हमारे ना इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, एक दूसरे से बात करेंगे, दूसरे मिलेंगे। हमारे यहाँ कोई अपराधी हैं जो इनके वहाँ वांटेड है, तो वो हम इनको पकड़ के देंगे या उनकी हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ जो वांछित है अपराधी जो उस तरफ है, जो हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो हमें हेल्प करेंगे। और साथ साथ जैसे आपने एनडीपीएस के बारे में भी बात की, कुछ है कि लोग इनके यहाँ रहते होंगे, कुछ हमारे जो सस्पेक्ट है वो वहाँ रहते होंगे, तो उसमें भी एक दूसरे की जब हम हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली जो सबने कहा है कि पेट्रोलिंग भी हम बीच में रखेंगे, बॉर्डर की पेट्रोलिंग रखेंगे समय समय पे ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं और वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि ज़्यादा लोगों को वास नहीं होता है। जब हम ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली जैसे हम एनडीपीएस को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करेंगे और साथ साथ हम ये गौ हत्या को कंट्रोल करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, तो पीस और लॉ एंड ऑर्डर अवश्य मेंटेन होगा इसमें। फिलहाल आज तनावपूर्ण रहे कैसे सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए हमने 24 घंटे के अंदर 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर दिया और हमें पता चल गया हमारी तरफ से कि हमें क्या करना है और कौन जो हमारा अपराधी वांछित है वो भी सबके सामने कुछ दिनों में आ जाएगा। दूसरा है कि हम यहाँ पे क्योंकि अभी फोर्स कुछ गई हुई थी क्योंकि त्रिलोकपुर माता को फेयर है, उसके अलावा भी हमने क्यूआरटी रखी हुई है यहाँ पे कि जो पेट्रोलिंग करेगी रात रात को लोगों को कॉन्फिडेंस देगी कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं। चाहे
कोई भी कम्युनिटी हो, सबके साथ हैं, सब हमारे बराबर हैं। तो कानून के हिसाब से चलेंगे, कानून को फॉलो करने के लिए बोलेंगे। हम लोगों को ये कहेंगे कि आप हमारे विश्वास रखिए, हमारे फ़ोन नंबर्स ओपन हैं, जब भी रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी फ़ोन करते हैं तो हम तत्पर उनके लिए रेडी हैं। तो हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि आप हमें जब अप्रोच कर सकें, जब आपको चप्पे चप्पे पुलिस नज़र आएगी जो हमने रखी है, और एक दूसरे पर विश्वास करने की हम अपील करेंगे, तो मेरे ख्याल से शांति रहेगी। सर इन्होंने अभी बोला है कि सार्वजनिक करना है उनको ना, चेहरे उनके, अब वो एक्चुअली उसके लिए क्या करेंगे? देखो सार्वजनिक हम नहीं कर सकते ना, बेसिकली वो कुछ रूल्स होते हैं किसी चीज़ के ना, कुछ रूल्स है, रूल्स से हम कानून से परे जान सकते, रूल से परे जान सकते, तो हमको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कि जैसे जब भी आप आरोपी है, क्योंकि हो सकता है कि कई इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि जब तक आपका केस नहीं हुआ, ट्रायल नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तब तक उसको उसकी प्राइवेसी आप रखनी पड़ेगी। उसके बाद जब एक बार कन्विक्ट हो गया तो वो हमारे लिए अपराधी, इसके लिए अपराधी है। सर मानपुर देवड़ा में जहाँ पर ये घूमतू गुज्जरों को बसेरा भी है, वहाँ पे भी कुल्हाड़ी वगैरह मिली, क्या इसके साथ साथ उन पे भी कोई कार्रवाई का देखिए, पूछताछ उनसे भी हुई है? जी जी बिल्कुल। ड्रम मिला सर उसमें। हाँ, बिल्कुल। कल ऐसा क्योंकि होता सर है वो भी तो मौके पे वहाँ पे, क्योंकि अगर इस तरह की घटना वो मौके लोग तो नहीं है। अलाउ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुनहगार तो फिर उन्हें भी माना जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब लोगों ने कहा, हमारे एसएचओ साहब वहाँ गए हैं कि वहाँ कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ी हमने कब्जे में लेकर, उसमें वो कह रहे थे कि खून उनको महसूस हो रहा था, तो हमने तो उसको जो पानी था जिसके अंदर रखी गई थी उसका भी सैंपल लेके हमने एफएसएल को भेज दिया है। उसमें पता लग जाएगा कि खून है कि कुछ और है, ये जो पानी इसमें रखा था उसमें कुछ और चीज़ तो नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं उसको हमको साइंटिफिक वे पे करना पड़ता है। जहाँ तक कि क्या नाम, जो बुजुर्ग थे, इनको हमने अच्छी तरह से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज की हमारे पास आई हुई है कुछ एक, है ना, तो उसके तहत में हमें उनकी इन्वॉल्वमेंट लगी अभी वो हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं है, उनसे पूछताछ जारी है और लगी रहेगी। अगर आगे कोई साक्ष्य आता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी, फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। सर यहाँ कुछ लोग बताए जाते हैं, हाँ जी। एक बार पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया था, लेकिन आज तक उनको पृष्ठभूमि पता नहीं कि कहाँ से आए, कौन है, तो ऐसे के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई? देखिए जी, अब आपने देखा भी होगा आज क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्टेप उठाया है कि जो अनरजिस्टर्ड बंदे हैं, जिन्होंने परमिशन नहीं लिया, जिन्होंने परमिट नहीं है, उनको हम यहाँ से कार्य करने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो आप कुछ दिनों में देखेंगे कि जो लोगों को यहाँ पे नहीं होना है वो यहाँ पे नहीं होंगे, जिनका परमिशन होगा, प्रॉपर प्रोसीजर होगा, एसडीएम साहब एएमसी से जो भी आपको जो परमिशन होती है जनरली होती है वो होगी, और अन्यथा हम उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेंगे। सर ड्रग्स के ऊपर आप क्या कहेंगे? आप दोनों अलग अलग स्टेट में रहते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर ड्रग्स का जो है वो शिकायत रहती है कि उत्तराखंड से जो है ड्रग्स जो है यहाँ पे हिमाचल में आती हैं ज़्यादातर, जो है उत्तराखंड और यूपी से, तो आप उसके बारे में क्या देखिए, कहेंगे? जो ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है ना, ये जितना हम सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा है। ये एक मात्र एक क्षेत्र को हम नहीं कह सकते, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आपके सिरमौर में आता है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से, पर वो जो लोग रहते हैं वो रहते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में वो कोई क्राइम नहीं करते, जब वो क्राइम नहीं करेंगे चंडीगढ़ में तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आगे जाकर वो भेजते सिरमौर में है। सिमिलरली कुछ ऐसे लोग हैं कि ये लोग भी काफ़ी कार्रवाई करते हैं, तो हमारे जो मुलजिम होते हैं वो ये हेल्प करते हैं, उन्होंने हमारे को कई बार हेल्प करके वो पकड़वाए भी हैं, और इनकी तरफ से पूरा कॉपरेशन है। तो आगे भी हमने सर से ही बात की थी कि जैसे अब जिस तरीके से अब ड्रग्स के खिलाफ हम चल पड़े हैं, हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम ड्रग्स को टैकल करेंगे, और जो हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं उनके जो एसपी सर हैं और भी होंगे, तो उनसे तत्पर हम मदद देते रहेंगे और इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर एक बार जरा बता दी, जो 8 अपराधी पकड़े हैं और 2 यहाँ पे किस धारा के तहत जो है उनका मामला दर्ज है, वो आप जरा धाराएं बताएं। इसमें धारा है जी 196(1), 299 BNS और 11(3)(5) गौ संतान संरक्षण अधिनियम 2007। इसमें क्या सजा का प्रावधान है? इसमें तो 3 साल प्लस है, 3 साल प्लस है सब। जैसा कि 3 साल बाद फिर छूट के आते हैं, फिर अपराधी काम में लग जाते हैं। यूपी में मोदी की सरकार में कई तरह के ऑपरेशन पुलिस लाती है, क्या ऐसा डर यहाँ के अपराधियों में भी होगा उत्तराखंड हिमाचल में? देखिए, हम तो कार्य करेंगे, जितनी कंप्लेंटें आएंगी उतना कार्य करेंगे, और कंप्लेंटें नहीं आएंगे तब भी हम कार्य करेंगे। तो हम तत्पर हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रेजेंस है आपको नजर आए फील्ड पे, आप
कल रात को भी जा रहे हो तो आपको लगे कि यहाँ पे PCR वैन खड़ी है पुलिस वालों की। सरकार का दबाव तो नहीं है ना सर, जैसे हिमाचल में कांग्रेस सरकार है। दबाव किस चीज़ का? दबाव कुछ नहीं है, देखिए बेसिकली क्या है निष्पक्ष कि ये ना हमारी ड्यूटी है। ठीक है जी। अब जैसे आप कोई भी हमारे पास आता है तो बोलते सर आपको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब नहीं किया आपने, जी वो आपने अपना राइट एक्सरसाइज किया और मैंने अपना राइट बताया कि मेरी ड्यूटी है ये, तो मैं करूँगा। वैसे भी सर भी इस बात से सहमत रखते होंगे कि जब भी आप रात को 12 सुबह करेंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूँ। हाँ सर, दो चीज़ें आपने उठाई थी, बड़ा रेलेवेंट है, ड्रग्स को लेकर आपने उठाया, तो अब कोई ड्रग्स की कोई सीमा नहीं रह गई। कोई कहे कि इस स्टेट में ड्रग्स का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, प्रश्न हो रहा है, ये पूरे देशव्यापी एक समस्या है। क्राइम के साथ साथ मुझे लगता है कि सोशल इवल के रूप में भी है, क्योंकि ड्रग्स लेने वाले हमारे समाज के ही युवा नौजवान लोग हैं, जी और इस डेफिनेटली सबको पता रहता है कि इस घर में किसका बच्चा या कौन किस तरह के हाथों में पड़ गया, बट वो सूचनाएं हमारे पास बहुत लेट से आती है, जब वो एकदम बिगड़ चुका होता है या उसके हाथ से निकल जाता है। तो ये सोशल क्राइम के रूप में भी लेना चाहिए। जो ड्रग यूज़र है, जो नए ड्रग यूज़र बन जाते हैं, और मैंने देखा है, खासकर हमने ट्रेंड देखा है कि जो ड्रग यूज़र होते हैं, बाद में पैसे उनको ज़्यादा चाहिए होते हैं, वही ड्रग पेडलिंग का काम करने लगते हैं, खुद ही बेचने भी लगेंगे, उसी से अपना भी वो ड्रग्स का यूज़ करेंगे। तो ये ट्रेंड ऑल ओवर इंडिया है, और खासकर इस बेल्ट में अगर देखते हैं, नॉर्थन बेल्ट में, चाहे अपने उत्तराखंड देखें, हिमाचल देखें, आसट में नहीं, तो जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, हम देखते हैं कि वो नॉर्मली पहले ड्रग्स के यूज़र बनते हैं और फिर धीरे धीरे वो ड्रग्स में या बाहर में चले जाते हैं, और जो आगे जाकर और आगे निकल जाते हैं। तो इसको रोकने की जिम्मेदारी हम लोग ये करते हैं कि काउंसलिंग भी करते हैं, जो नए युवा पकड़े जाते हैं, छोटी छोटी मात्रा में उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनका रजिस्टर भी बना के रखा हुआ ड्रग यूजर्स का, जो आदत पड़ चुकी है उनको कैसे काउंसिल किया जाए, वॉच किया जाए। इवन अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश पर सभी की 88 लोग की हमने अभी देहरादून में 6 महीने पहले स्टेट पुलिस से मॉनिटरिंग के लिए, कभी कभी क्या होता है कि लगातार यूजर हैं ड्रग्स के काम कर रहे हैं उसमें, तो दूसरे प्रदेश में या कहीं अन्य जगह चले जाते हैं कि हमारे ऊपर नजर हट जाओ और हम अपना धंधा करते रहे। हिस्ट्री शीट खोल दी गई है, जैसे कहीं भी जाते हैं तो हम हिस्ट्री शीट वहाँ भेज देते हैं कि भाई ड्रग्स की पेडलिंग का काम करता है, 10 बार 5 बार अरेस्ट हो चुका है, इस पर नजर रखी जाती है। ये सब तरीके होते हैं। जैसे आपने बताया कोऑर्डिनेशन की बात है कि बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो जिस जहाँ पर रहते हैं वहाँ वो अपराध कभी नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि उन पर पुलिस की नज़र होती है, इजी उनकी पहचान हो जाती है। तो हमेशा क्या होगा, जो अगर इधर देहरादून आसपास विकास नगर क्राइम करेगा तो यूपी के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में, अगर यहाँ का रहने वाला तो वहाँ करेगा, इधर हिमाचल आ सकता है, और अपने डिस्ट्रिक्ट में कभी नहीं करता। ये देखा गया, बहुत मुश्किल से वो ऐसे अपराधों में पकड़ा जाता है, लेकिन जनरली जो बड़े अपराधी होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं करते। तो वो सूचनाओं का आदान प्रदान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा अभी बताया कि आपने भी कि ये सबको बाकी आप जैसे अभी दूसरी चीज़ बताई कि जो इंटर स्टेट जितने भी चीज़ें अपराध है वो कोऑर्डिनेशन से ही दूर हो सकती है। एक तरफा अगर कोई भी स्टेट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट चाहे तो वो नहीं हो सकती। तो उस कोऑर्डिनेशन का इफेक्ट है कि ये है, और पहले भी बातें होती रही, अब आगे उसको चूँकि इतनी बड़ी घटना घटित हुई है तो भविष्य में ना हो और ऐसे अपराधी पकड़े जाए, तो एक अच्छा स्टैंड लिया गया है। और दूसरी बात, जैसे अभी आपने कहा कि क्या अपराधियों पर क्या होता है, तो मतलब मैं तो देहरादून की बात ही बता पाऊँगा। ऐसे अभी विगत 1.25 साल के अंदर, क्योंकि मुझे 1.5 साल का टेंडर, 18 तो अपराधी सिर्फ ऐसे थे जो बहुबल से वक्त में शामिल थे, इनके साथ इनकाउंटर हुआ, बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए, ऑलमोस्ट 18 लोग की तो लिस्ट हमारे पास है। तो ऐसा नहीं कि जहाँ भी पुलिस को सख्ती की जरूरत पड़ती है, जहाँ ऐसे अपराधी होते हैं तो उसी हिसाब से कानून के दायरे में रिटेलिएशन या कार्रवाई होती है उस पर। और ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, साक्ष्य अच्छे से कंप्लीट हो जाए, साइंटिफिक एविडेंस आ जाए, जिससे कि अपराधी को सजा हो। क्योंकि सजा होने के बाद जो असली अपराधी है उसको तभी इसको एहसास होता है। क्योंकि आज हम अरेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो कानून है उसमें आज नहीं तो 1 महीने में, 2 महीने में, कभी कभी तो बहुत शॉर्टली बेल भी मिल जाती है। तो मेन हमारा टारगेट यही होता है कि एविडेंस कलेक्शन हो जाए, हमको सजा मिल जाए, जैसा अभी बताया 3 साल, 5 साल, 7 साल, जो भी इसकी सजा का प्रावधान है। तो वो कन्विक्शन ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और एक अपराधियों में भय हो, डेफिनेटली पुलिस का अगर भय अपराधियों में नहीं होगा तो उनका मन बढ़ता जाएगा। ये कोशिश रहेगी कि इस पर भी हम करते रहते हैं, जैसे अपराधी जो हार्ड कोर हो गए हैं, क्रिमिनल हो गए हैं, उन पर हम गैंगस्टर की कार्रवाई करें और भी कुर्की की कार्रवाई करें, और बहुत सारी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में फ्रीजर भी करें, उनकी संपत्तियों की करिए। वो कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है, और डेफिनेटली यहाँ भी चल रही होगी। लेकिन मैं तो चूँकि वहाँ से आया तो देहरादून के बारे में बता सकता हूँ, आप इसकी जानकारी भी कर सकते हैं अपने जो काउंटर पार्ट मीडिया बंधु है। इस विषय से जुड़ा हुआ एक अंतिम प्रश्न है, क्या समुदाय विशेष में काउ स्टार्टिंग के बारे में अवेयरनेस की जरूरत है? देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी अपराध से धर्म से रिलेटेड नहीं हो सकता। कोई भी आपराधिक जो मेंटेलिटी होती है वो किसी धर्म संप्रदाय से रिलेटेड नहीं हो सकती है। अपराधी को हम सिर्फ अपराधी की मानसिकता से समझते हैं। हाँ, ये जरूर आपका जो प्रश्न है उसमें क्या मानसिकता है नहीं है, ये तो एक सोशल रिसर्च का मैटर है।
पुलिस की नज़र में अगर कोई अपराधी है तो उसका कोई धर्म जाति संप्रदाय नहीं होता, ये मार के चलते हैं वो अपराधी है, और वो वही जो हमारे कानून की धाराएं बनी है वो एप्लीकेबल होती है। बट आपका क्वेश्चन है तो सोशल इशू है जो इसके लिए मेरे ख्याल से सोशल रिसर्चर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मतलब पुलिस के लिए तो हमारे लिए तो अपराधी अपराधी है। एसपी साहब, क्योंकि आपकी टीम सोशल मीडिया पर हमने देखा है कई दफ़ा बहुत एक्टिव रहती है ऐसे मामलों पर, क्या समझते हैं आपकी जो है सोशल मीडिया का कितना योगदान देते हैं इससे जो भावना बढ़ रही है इसको रोकने के लिए? देखिए एकदम सही सवाल है। सोशल मीडिया आज की तारीख में हर चीज़ के लिए पॉजिटिव भी है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव चीज़ें भी आती है। कभी कभी हम देखते हैं छोटी छोटी बातें जो पब्लिक की या कोई सेंटिमेंट्स होते हैं वो सोशल मीडिया पर जब प्लेयर होते हैं तो हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि हाँ ये मुद्दा है और ये जिससे हमारी आम जनता या हमारे लोग परेशान हैं। तो कभी कभी जो हमारे लिए अननोटिस रहता है वो सोशल मीडिया में पॉपुलर होने पर हम उसको बहुत ज़्यादा नोटिस भी करते हैं और उसका फॉलो भी करते हैं। कभी कभी नेगेटिव खबरें भी होती हैं, जैसे आपने कहा कभी कभी कोई छोटा इंसिडेंट होता है, लेकिन कभी देखते हैं विभिन्न संप्रदाय के बालक बालिका चले जाते हैं, लेकिन वो एक सांप्रदायिक रूप ले लेता है, जबकि उसमें कोई पेरेंट्स का योगदान नहीं होता, ना किसी का होता है। तो देखा जाए तो धारी तलवार है, उसको पॉजिटिव रूप में भी हम लेते हैं और कभी कभी देखते हैं कि मान लीजिए खासकर पुलिस की वर्किंग के लिए भी नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जो लोग पोस्ट करते हैं कभी कभी देखते हैं कि कुछ एक बार दूसरा आदमी इसको सर्कुलेट कर देता है, तो हम लोग वही करते हैं कि पहले उसको बुलाकर काउंसलिंग करते हैं कि भाई आपने खबर डाली है, पोस्ट है तो आप दिखाएं, नहीं तो इस पोस्ट को डिलीट कर दें। और जब नहीं मानते हैं, लगता है कि एडमेंट हो गया, तो फिर जो हम जो पाबंद करने की कार्रवाई होती है वो भी करते हैं। तो सोशल मीडिया का प्रयोग पुलिस के रूप में देखते हैं तो कभी कभी हमारे लिए मुसीबत भी होती है, लेकिन देखा जाए पुलिस के अच्छे कार्यों को भी या अन्य चीज़ों को भी प्रमोट करते हैं। तो मॉनिटरिंग तो बहुत जरूरी है, खासकर पुलिसिंग के लिए तो आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या है उसको मॉनिटर किया जाए। भी बहुत बेहतर काम उत्तराखंड पुलिस के पेज देखते हैं तो अपडेट बहुत फास्टली देते हैं उसको। हम भी लेंगे। सही बात है, सही बात है। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, न केवल हिमाचल और उत्तराखंड में बल्कि सब जगह पुलिस कार्रवाई भी करती है, गिरफ्तार भी करती है और छूट जाते हैं। लेकिन ऐसे में आप जो नॉर्मल सिटीजन्स है, जो नागरिक है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है हिमाचल और उत्तराखंड पुलिस? देखिए हमको हमेशा ना कानून पे विश्वास रखना चाहिए। तो जो हमारी तफ्तीश, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, जब अगर अच्छी तरीके से हो तो उसमें पक्का सजा होगी। तो वही हमारा मेन एम है कि जिसने गलत किया है उससे सजा जरूर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई बार इन्वेस्टिगेशन में, कई बार प्रोसिक्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, तो जिसके कारण ये होता है। कुछ एक हमारे जो लॉज हैं तो हम लॉज के साथ चलते हैं, कोई वेलेबल होता है, कोई नॉन वेलेबल होता है, उसी तरीके से हम लॉ के साथ चलते हैं। तो इतना हमारा ये रहता है कि हमेशा जिस भी केस में हम करें उसको सजा जरूर दें। चाय पी लेते हैं, है ना?